नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियो एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस मॉडल प्रश्न पत्र पर। इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के मॉडल प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस की थीम इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोटा नमूनाकरण का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोटा सैंपलिंग। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कोटा सैंपलिंग किसको कहते हैं। कोटा सैंपलिंग हम तब लेते हैं जब किसी विशेष समूह पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। कोटा सैंपलिंग विशेष उपसमूह के भीतर एक निश्चित विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक विशेष जनसंख्या समूह में से हम 50% बॉयज को लेंगे, वहीं 50% गर्ल्स को लेना है, और हम इसमें से 10 सैंपल लेने हैं। तो हम 5 बॉयज़ के सैंपल लेंगे, वहीं 5 गर्ल्स के लेंगे। तो यह कोटा नमूनाकरण का भाग है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोटा नमूनाकरण किसका भाग होता है, प्रोबेबिलिटी का होता है या नॉन प्रोबेबिलिटी का। अगर आपको मालूम है कि कोटा नमूनाकरण नॉन प्रोबेबिलिटी का भाग है, तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन के माध्यम से आसानी से सोल्व कर दोगे। जैसे ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को चुने जाने का समान अवसर मिले। यह प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, इसलिए ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट कर देते हैं। वही ऑप्शन सी को देखते हैं। सुविधा के आधार पर प्रतिभागियों का चयन करना। सुविधा के आधार पर यह कन्वेंसिंग सैम्पलिंग मेथड का भाग होता है, इसलिए ऑप्शन सी को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी है कि नमूनाकरण प्रक्रिया में पूर्वाग्रहों को खत्म करना, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में हमेशा संभावना रहती है कि पूर्वाग्रह आने की। इस वजह से हम ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि कोटा नमूनाकरण नॉन प्रोबेबिलिटी का भाग होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी में हमेशा संभावना रहती है कि पूर्वाग्रह आएंगे। इस वजह से ऑप्शन डी को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी है, नमूने में कुछ विशेषताओं के अनुपात को जनसंख्या में से मौजूदा विशेषताओं से मिलाना। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ये कोटा नमूनाकरण का ही उद्देश्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम सैम्पलिंग मेथड्स का क्विक रीजन कर लेते हैं, क्योंकि इस डायग्राम से आपको एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च का भाग होता है, मात्रात्मक शोध का भाग होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग गुणात्मक शोध का भाग होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या क्या आता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, और इसमें एरिया सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भाग होते हैं। वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में परपोजिटिव सैम्पलिंग, जिसको उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग भी बोलते हैं, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग और कन्वेंसिंग सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी का भाग होता है। हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम फिशबोल मेथड या लॉटरी मेथड भी कहते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग हम स्मॉल पॉपुलेशन के लिए करते हैं, जिसमें होमोजेनियस पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। वहीं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के लिए भी स्मॉल पॉपुलेशन होती है, लेकिन हेट्रोजेनियस जनसंख्या होती है। हेट्रोजेनियस विषम जनसंख्या होती है। जैसे एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा, विषम जनसंख्या के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आप उसमें आंसर करोगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। वहीं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग तब यूज करते हैं जब टोटल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ सैंपल निकालने होते हैं, तो इसमें इंटरवल भी होता है अंतराल के आधार पर। जैसे 100 में से हम 4 को लेने हैं, तो हम 25-25 का अंतराल कर सकते हैं, 20-20 का अंतराल कर सकते हैं, उसके आधार पर हम निकालते हैं। जैसे 500 में से 10 लोग लेने हैं, तो हम 50-50 का अनुपात ले लेते हैं, 500/50। तो ये 10 के अंतराल पे हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे। वहीं क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ तब करते हैं जब लार्ज पॉपुलेशन होती है, उसके लिए हम क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में परपजीव सैम्पलिंग या उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग। उद्देश्यपूर्ण सैम्पलिंग तब यूज करते हैं जब हम किसी विशेष क्षेत्र के लिए योजनाएं बनानी होती हैं। जैसे विधानसभा के आसपास जो गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए, क्या उनको वहाँ से हटा देना चाहिए, क्या उनके लिए पक्के मकान बनने चाहिए, वहाँ वहाँ उनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो उसके लिए परपजीव सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। वहीं कोटा सैम्पलिंग मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहले समझा चुका हूँ। वहीं जजमेंट सैम्पलिंग भी परपजीव सैम्पलिंग का ही एक प्रकार है, जिसमें निर्णय लेने के लिए जजमेंट सैम्पलिंग का यूज करते हैं। वहीं स्नोबॉल सैम्पलिंग को समझते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम चयन
रेफरल भी बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की तरह होती है। जो इसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं होती है पहले से। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कितनी महिलाएं शराब पीती हैं, तो हम जाकर वहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछ सकते कि किसी महिला से कि आप शराब पीते हो या नहीं। तो हम किसी एक ऐसी महिला को पकड़ेंगे जो उसकी जानकारी दे, फिर वो आगे दूसरी महिला को पकड़ेगी। इस प्रकार से ये चैन बनती जाती है, फिर वो तीसरी महिला से पूछेगी। तो इस प्रकार से ये एक चैन बन जाती है। इस वजह से इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। वहीं कन्वेंसिंग सैम्पलिंग सुविधा प्रति चयन एक ईजिली एक्सेसिबल होता है, जिस इसलिए इसको हम कन्वेंसिंग सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक अनुसंधान में अक्सर किस प्रकार के नमूने का उपयोग करते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च में किस प्रकार के नमूने का उपयोग करते हैं? अगर आपको मालूम हो कि गुणात्मक अनुसंधान नॉन प्रोबेबिलिटी का भाग है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दोगे। ऑप्शन ए है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन सी है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ऑप्शन डी है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये तीनों भाग प्रोबेबिलिटी के भाग होते हैं, जबकि उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण परपजीव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी का भाग होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपको यह डायग्राम अच्छे से मालूम होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी को क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, तो यह परपजीव सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी का भाग है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देते। अब हम देखते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान में क्या डिफरेंस है। मात्रात्मक अनुसंधान को हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं, जबकि गुणात्मक अनुसंधान को इंडक्टिव मेथड कहते हैं, आगमनात्मक विधि कहते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान में हम वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, को रिलेशन रिसर्च को लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान में क्या क्या आ सकता है। जैसे आयु, वेतन, ऊंचाई, जूते का आकार, इस प्रकार के जो भी होंगे वो मात्रात्मक अनुसंधान में होंगे। जबकि गुणात्मक अनुसंधान में हम केस स्टडी को लेते हैं, एथनोग्राफी को लेते हैं, फिनोमिनिकल मेथड को लेते हैं, नैरेटिव मेथड को लेते हैं, हिस्टोरिकल मेथड को लेते हैं, वहीं ग्राउंडेड थ्योरी को लेते हैं। गुणात्मक अनुसंधान को हम एक्सप्लोरेटिव रिसर्च मेथड के अंतर्गत मानते हैं। वहीं डिडक्टिव निगमनात्मक विधि मात्रात्मक शोध में होती है, जिसमें कंक्लूसिव मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग कब करते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग का तब उपयोग करते हैं जब बड़ी आबादी से केवल कुछ समूह का चयन करना होता है, इसलिए हम क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग करते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग का उपयोग करते समय हम संसाधनों की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, इस वजह से यह कॉस्ट प्रभावी होता है, लागत प्रभावी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा नमूनाकरण का उपयोग करते समय किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाह्य वैधता। बाह्य वैधता का इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि बाह्य प्रभाव के कारण सैंपलिंग पर कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आंतरिक वैधता, पारिस्थितिक वैधता और वैधता का निर्माण, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, इसलिए वो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नमूने को क्या कहते हैं जिसमें जनसंख्या का प्रत्येक व्यक्ति शामिल होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करते हैं? ऑप्शन ए है सुविधा नमूना। सुविधा नमूना में कुछ व्यक्तियों को ही लेते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है यादृच्छिक नमूना। रैंडम सैंपल में भी हम कुछ व्यक्तियों को ही चुनते हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है प्रतिनिधि समूह नमूना। प्रतिनिधि नमूना में भी हम कुछ व्यक्तियों को ही लेते हैं, जबकि जनगणना में हम प्रत्येक व्यक्तियों को लेते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा के बीच क्या अंतर है? गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा के बीच क्या अंतर है? गुणात्मक डेटा संख्यात्मक होता है। गुणात्मक डेटा कभी भी संख्यात्मक नहीं होता है, वह वर्णनात्मक होता है, जबकि इसमें मात्रात्मक डेटा को वर्णनात्मक बताया गया है, जबकि मात्रात्मक डेटा संख्यात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन एक इनकरेक्ट है। वहीं ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी है, गुणात्मक डेटा श्रेणीबद्ध है, जबकि मात्रात्मक डेटा संख्यात्मक होता है, ये ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। गुणात्मक डेटा हमेशा अधिक सटीक होता है, जरूरी नहीं हो कि गुणात्मक डेटा हमेशा सटीक हो। वहीं ऑप्शन डी है, मात्रात्मक डेटा हमेशा व्यक्तिपरक होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है मात्रात्मक डेटा, इसलिए ऑप्शन बी डी भी इनकरेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक डेटा का एक उदाहरण है? गुणात्मक डेटा का एक उदाहरण है, प्रतिभागियों की आयु, वस्तुओं का वजन व तापमान डिग्री सेल्सियस, ये सभी मात्रात्मक डेटा के प्रकार हैं। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि आयु, वजन, डिग्री ये सभी मात्रात्मक डेटा के अंतर्गत आते हैं, जबकि कारों का रंग ये गुणात्मक डेटा का प्रकार होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
क्योंकि इसमें मात्राएं हैं, आयु, वजन, सेल्सियस, इसको हम मात्रा में मापते हैं, इस वजह से ये तीनों इनकरेक्ट हैं, ये जबकि ये तीनों मात्रात्मक डेटा के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में सांख्यिकीय उपकरणों और तकनीकों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है डेटा को और अधिक भ्रमित करना। क्या सांख्यिकीय उपकरणों और तकनीकों का उद्देश्य डेटा को भ्रमित करने के लिए होता है? ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, कभी भी नहीं। ऑप्शन बी है डेटा का सारांश और विश्लेषण करना, यह इसका उद्देश्य होता है प्रमुख। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है पक्षपातपूर्ण परिणाम उत्पन्न करना। पक्षपातपूर्ण परिणाम उत्पन्न करना इसका कभी भी उद्देश्य नहीं होता है सांख्यिकीय उपकरणों और तकनीकों का। वहीं ऑप्शन डी है डेटा में परिवर्तनशीलता को समाप्त करना, यह भी इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप चरम मूल्यों में सबसे अधिक प्रभावित होता है? चरम मूल्यों में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा होता है, इनमें ये पूछ रहा है। तो केंद्रीय प्रवृत्तियां तो ये तीनों ही हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इसमें चरम मूल्य में सबसे अधिक प्रभावित होता है माध्य, मध्यमान, मीन। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ए करेक्ट। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा के सेट में माध्यिका का क्या प्रदर्शित करती है, क्या दर्शाती है? डेटा के सेट में माध्यिका क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य। सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य बहुलक होता है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, जब डेटा को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्यमान होता है, यह ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो उसको डेटा के क्रम में लिखते हैं तो उसका मध्यमान होता है, वही माध्यिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक रूप से विषम वितरण में माध्यिका के संबंध में माध्य कहाँ होता है? माध्य कहाँ स्थित होता है? धनात्मक रूप से विषम वितरण में माध्यिका के संबंध में माध्य कहाँ स्थित होता है? माध्य माध्यिका से अधिक होता है, पहले आता है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में मानक विचलन का उद्देश्य क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या उद्देश्य है? स्टैंडर्ड डेविएशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है डेटा के प्रसार के मापने के लिए ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर का उदाहरण है? सतत चर का उदाहरण पूछ रहा है। एक परिवार में बच्चों की संख्या। ऑप्शन बी है पार्किंग स्थल में कारों के प्रकार। वहीं ऑप्शन सी है व्यक्तियों की ऊंचाई। वहीं ऑप्शन डी है प्रतिभागियों की वैवाहिक स्थिति, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तियों की ऊंचाई। यह सतत चर का उदाहरण, जबकि परिवार में बच्चों की संख्या, कारों के प्रकार, वैवाहिक स्थिति ये असतत चर के प्रकार हैं, ए, बी और डी, जबकि सी सतत चर का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा वितरण में ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के लिए शब्द क्या है? ग्राफिकल प्रतिनिधित्व के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं हिस्टोग्राम। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक कब केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोगी माप है? बहुलक हम तभी यूज में करते हैं जब छोटे नमूने का आकार छोटा नमूना हो, तभी हम इसका परिणाम ठीक आता है। छोटे नमूने के लिए ही बहुलक को हम डाटा सेट में एक सबसे अधिक बार दिखाई देने वाले मूल्य के रूप में मापते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है वितरण विषम वितरणों से। वहीं ऑप्शन बी है सममित वितरणों से। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इनकरेक्ट हैं, जबकि ऑप्शन सी करेक्ट है। छोटे नमूने आकार में नमूना आकार में हम बहुलक का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में सूचित सहमति प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है यह अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करता है। वहीं ऑप्शन बी है यह प्रतिभागियों के अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा करता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। इसमें अनुसंधान में सूचित सहमति प्राप्त करने का क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिभागियों के अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा करता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान नैतिकता का कौन सा सिद्धांत लाभ को अधिकतम करने और नुकसान को कम करने की आवश्यकता पर जोर देता है? तो ऑप्शन है न्याय। ऑप्शन बी है व्यक्तियों के प्रति सम्मान। ऑप्शन डी है उपकार। वहीं ऑप्शन डी होगा निष्ठा। वो ऑप्शन सी है उपकार। इसका आंसर होगा उपकार, बेनिफिशियंस। तो अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांत को लाभ को अधिकतम करने और नुकसान को कम करने के लिए इसका आंसर होगा उपकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में आचार संहिता का उद्देश्य क्या है? अनुसंधान में आचार संहिता का उद्देश्य क्या है कोड ऑफ एथिक्स में?
तो ऑप्शन ए है विशिष्ट अनुसंधान विधियों को निर्देशित करना, यह इनकरेक्ट है। वहीं ऑप्शन बी है सार्वभौमिक नैतिक मान स्थापित करना, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। वहीं ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है शोध पत्र प्रश्नों के दायरे को सीमित करना, इसका उद्देश्य नहीं होता है कि शोध प्रश्न पत्रों को उसके दायरे को सीमित करें। वहीं ऑप्शन डी है शोधकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है अनुसंधान में आचार संहिता का। तो ऑप्शन बी होगा सार्वभौमिक नैतिक मानक स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुसंधान नैतिकता में संस्थागत समीक्षा बोर्ड। संस्थागत समीक्षा बोर्ड आईआरबी का क्या भूमिका है? तो हम बताते हैं कि आईआरबी की क्या भूमिका होती है। आईआरबी की प्रमुख भूमिका ये होती है कि जो भी हम रिसर्च प्रपोजल देते हैं उनको अप्रूव करता है यह। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ये अनुसंधान अध्ययन का डिजाइन करना है, ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देना, यह एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि संस्थागत समीक्षा बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य होता है जो भी हम अनुसंधान करते हैं, जो भी प्रपोजल देते हैं उनकी एक्सेप्ट करना, उनको अप्रूवल देना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि संस्थागत समीक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और कहाँ इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधकर्ताओं के लिए गोपनीयता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है सहकर्मियों की आलोचना से बचने के लिए, इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है, इनकरेक्ट है ऑप्शन ए। वही ऑप्शन बी है गोपनीयता के लिए प्रतिष्ठा बनाना, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन सी है प्रतिभागियों की गोपनीयता की रक्षा करना, यह इसका प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य है, प्रमुख उद्देश्य है। शोधकर्ताओं के लिए गोपनीयता बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखने की रक्षा के लिए ही, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में डी ब्रीफिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी ब्रीफिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी ब्रीफिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि फीडबैक देखना, तो इसका ऑप्शन ए प्रतिभागियों की हेराफेरी करना, ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। वहीं प्रतिभागियों में फीडबैक प्रदान करना, डी ब्रीफिंग का प्रमुख उद्देश्य ही फीडबैक देना होता है, प्रतिभागियों को फीडबैक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शोध में संभावित नैतिक उल्लंघन का उदाहरण है? संभावित नैतिक उल्लंघन का उदाहरण पहला है डेटा को गलत साबित करना, फाल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका संभावित नैतिक उल्लंघन यही होगा, ऑप्शन ए। वहीं ऑप्शन बी भी देख ले, तो ऑप्शन बी है प्रतिकृति अध्ययन का संचालन करना, ऑप्शन सी है शून्य निष्कर्षों की रिपोर्टिंग और अन्य शोधकर्ताओं के साथ सहयोग, ये संभावित नैतिक उल्लंघन के उदाहरण नहीं है, जबकि फाल्सिफिकेशन ऑफ डेटा ये संभावित नैतिक उल्लंघन का एक एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान नैतिकता में न्याय के सिद्धांत का क्या महत्व है? अनुसंधान नैतिकता में न्याय के सिद्धांत का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है यह सूचित सहमति के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन बी भी देखते हैं, ये अनुसंधान में लाभों और बोझों का समान वितरण सुनिश्चित करता है, इसका प्रमुख आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुसंधान नैतिकता न्यायिक सिद्धांत का क्या महत्व है? इसका आंसर है यह अनुसंधान में लाभों और बोझों का समान वितरण सुनिश्चित करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधकर्ताओं के लिए अभिरुचि के टकराव का खुलासा करना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए अधिक धन एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। वहीं ऑप्शन बी है एक सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनाना, यह भी इनकरेक्टिव है। वहीं ऑप्शन सी है अनुसंधान में पूर्वाग्रहों से बचने के लिए, यह परफेक्ट आंसर होगा इसका। शोधकर्ताओं के लिए अभिरुचि से टकराव को खुलासा करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि अनुसंधान में पूर्वाग्रहों से बचने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में किसी अध्ययन से किसी प्रतिभागी स्वैच्छिक वापसी के लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं? स्वैच्छिक वापसी के लिए हम विड्रॉल शब्द का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है गोपनीयता, वहीं ऑप्शन बी है धोखा, वहीं ऑप्शन सी है डीब्रीफिंग, ये फीडबैक के लिए होता है, वहीं ऑप्शन डी है वापसी विड्रॉल, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। स्वैच्छिक वापसी के लिए विड्रॉल शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है शोध का। ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी है ज्ञान सर्जन, ऑप्शन सी है विज्ञापन देना, ऑप्शन डी है सामाजिकरण करना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉलेज जनरेशन, ज्ञान सर्जन किया। शोध का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान सर्जन, जबकि मनोरंजन विज्ञापन ये
शोध के प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का एक प्रकार है जिसका उद्देश्य घटनाओं का पता लगाना और उनका वर्णन करना है। ऑप्शन ए है प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसको कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कारण और प्रभावों को समझने के लिए करते हैं, जिसमें कंट्रोलिंग, रेफरेंस कलेक्शन होता है, मैनिपुलेशन एंड रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। वहीं ऑप्शन बी है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान में घटनाओं का पता लगाते हैं तथा उनका वर्णन करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, उसके लिए कौन सी शोध विधि का प्रयोग करेंगे? कौन सी शोध विधि है वो, किस विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है सैंपल सर्वे, ऑप्शन बी है अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन सी है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन डी है फंडामेंटल रिसर्च। तो यह फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन के 3 गति के नियम है, वो फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आएंगे। वहीं एक्शन रिसर्च में हम इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए करते हैं। वहीं इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषयक अनुसंधान में हम होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध अध्ययन के लिए अंतिम परिणाम को क्या कहा जाता है? अंतिम परिणाम को क्या कहा जाता है? तो अंतिम परिणाम में तो शोध की जो रिपोर्ट होती है वही होती है। तो इसका ऑप्शन है शोध प्रश्न, शोध परिकल्पना, वहीं ऑप्शन डी है शोध परिणाम। इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, शोध रिपोर्ट। अब हम देखते हैं शोध के चरण। पहला चरण होता है विशेष समस्या, समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। वही सेकंड नंबर पे आता है साहित्यिक समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। वही 3 पे आता है उद्देश्य। फिर उसके बाद में आता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस आता है। उसके बाद में आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डिजाइन, शोध विधि और डिजाइन आता है। उसके बाद में आता है प्रतिदर्श का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सैंपल। उसके बाद में आता है डेटा कलेक्शन। फिर बाद में आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और उनकी व्याख्या करना होता है। वही 9 नंबर पर है शोध निष्कर्ष। फिर सबसे अंतिम में आता है रिपोर्ट, शोध का सार आता है 10 नंबर पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध रिपोर्ट में साहित्यिक समीक्षा क्या प्रस्तुत करती है? साहित्यिक समीक्षा क्या प्रस्तुत करती है? ऑप्शन ए निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, ऑप्शन बी है मौजूदा शोध का सारांश प्रस्तुत करती है। साहित्यिक समीक्षा जो भी होती है वो मौजूदा शोध का सारांश प्रस्तुत करती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का शोध कारण और प्रभाव को समझने के लिए संबंधित? अभी हमें आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कारण और प्रभाव को समझने के लिए करते हैं। वही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध अध्ययन कैसे किया जाएगा? इसकी विस्तृत योजना के लिए क्या शब्द है? इसके लिए हम रिसर्च डिजाइन शब्द यूज करते हैं। ऑप्शन ए अनुसंधान परिकल्पना, वहीं ऑप्शन बी है अनुसंधान डिजाइन, रिसर्च डिजाइन, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार की शोध रिपोर्ट नहीं है? अनुभवजन्य रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में प्रेरणात्मक रिपोर्ट। ऑप्शन ए, बी और डी ये शोध रिपोर्ट के प्रकार होते हैं, जबकि वर्णनात्मक रिपोर्ट का कोई प्रकार नहीं होता है शोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? शोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है अनुसंधान केवल एक बार ही की जाने वाली गतिविधि है। केवल जैसे शब्द आते हैं तो इसको समझ जाया करो कि इनकरेक्ट हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। वहीं ऑप्शन बी अनुसंधान हमेशा एकाकी पन में किया जाता है। ऑलवेज जैसे शब्द भी आए तो आप उसको एलिमिनेशन कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है अनुसंधान व्यवस्थित और सुव्यवस्थित होता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि शोध में किस प्रकार का सत्य है? तो शोध में व्यवस्थित और सुव्यवस्थित होना चाहिए। रिसर्च हमेशा व्यवस्थित और सुव्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन डी है अनुसंधान हमेशा सहज ज्ञान और स्वतः परिवर्तित होता है, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में सहकर्मी समीक्षा का क्या महत्व है? सहकर्मी समीक्षा का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है यह प्रकाशन प्रक्रिया में देरी करता है, इनकरेक्ट है। यह अनुसंधान में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, ये एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि सहकर्मी उसकी समीक्षा करेगा तो उसमें जो भी गलतियां होंगी तो उनको पहले ही बाहर कर दिया जाएगा उन गलतियों को, इसलिए यह अनुसंधान में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण के बाद क्या आता है?
शोध प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण के बाद क्या आता है? ऑप्शन ए डेटा संग्रहण, ऑप्शन बी है अनुसंधान डिजाइन, परिणामों की व्याख्या। डेटा विश्लेषण के बाद में इसकी परिणामों की व्याख्या की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है? अनुसंधान सबसे पहला कदम होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या की पहचान करते हैं, ये तो सभी को आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में एक परिकल्पना क्या है? परिकल्पना एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए हर मामले में सही साबित होती है, ये सत्य भी हो सकता है असत्य भी, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्टिव है। वहीं ऑप्शन बी देखते हैं परीक्षण किया जाने वाला एक अस्थायी कथन है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। इज ये टेंटेटिव स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में परिकल्पना परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? परिकल्पना परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना, वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करना, डेटा की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। शोध में परिकल्पना परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है डेटा की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना। वहीं क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से क्या सुपरिभाषित शोध समस्या की विशेषता है? सुपरिभाषित शोध समस्या की विशेषता है, ऑप्शन है यह व्यापक और अस्पष्ट है, इसका एक ही समाधान है, यह विशिष्ट और स्पष्ट होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोगिक अध्ययन में नियंत्रण समूह की क्या भूमिका होती है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी में नियंत्रण समूह की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए है प्रायोगिक उपचार प्राप्त करना, ऑप्शन बी है तुलना के लिए आधार रेखा प्रदान करना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नियंत्रण समूह की प्रमुख भूमिका होती है तुलना के लिए आधार रेखा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शोध की पद्धति में परिवर्तनशील तथ्यों का व्यवस्थित हेरफेर शामिल है? परिवर्तनशील तथ्यों का व्यवस्थित हेरफेर शामिल है, यह आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, अभी मैं आपको बताया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रायोगिक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोगिक डिजाइन में यादृच्छिकरण का क्या महत्व होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा यह भ्रमित करने वाली परिवर्तनशील तथ्यों का प्रभाव को कम करती है, ऑप्शन इसका सी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नल हाइपोथेसिस क्या है? तो यह एक कथन एक प्रभाव है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। वही ऑप्शन बी है ये एक बयान है कि कोई प्रभाव नहीं है, ये इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था, आप वहाँ से कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर संभाव्य नमूनाकरण तकनीक है? नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक है, सैंपल टेक्निक है। तो ऑप्शन ए है सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, ऑप्शन बी है स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण, में ऑप्शन सी है सुविधा नमूनाकरण, ऑप्शन डी है सामूहिक नमूनाकरण क्लस्टर सैंपलिंग। जबकि ऑप्शन ए बी और डी ये आते हैं प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत, जबकि सुविधा नमूनाकरण नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकल्पना परीक्षण के संदर्भ में सहकर्मी समीक्षा का क्या उद्देश्य है? सहकर्मी समीक्षा का क्या उद्देश्य है? शोध, ऑप्शन ए है शोध निष्कर्षों को मान्यता देना, ऑप्शन बी है वैकल्पिक परिकल्पनाओं को अस्वीकार करना, ऑप्शन बी एकदम इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी है यह सुनिश्चित करने के लिए क्या शून्य परिकल्पना हमेशा स्वीकार की जाती है, यह भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी है शोध परिणामों को प्रकाशन को रोकने के लिए, ये भी इनकरेक्ट है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शोध निष्कर्षों को मान्यता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध डिजाइन की क्या भूमिका होती है? शोध डिजाइन की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए है शोध समस्या का चुनना है, नहीं, ऑप्शन बी है नमूने का आकार निर्धारित करना, इसको ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी है किसी अध्ययन के समग्र दृष्टिकोण समग्र आचरण का मार्गदर्शन करना है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, शोध डिजाइन होलिस्टिक अप्रोच को अपनाता है, ओवरऑल कंडक्ट टू ए स्टडी, इसका करेक्ट आंसर को ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाव्य और गैर संभाव्य न्याय दर्शन में क्या सत्य नहीं है? प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है संभाव्य नमूनाकरण अधिक व्यक्तिपरक होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है कभी भी, प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट हो गया।
नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते, संभाव्यता नमूनाकरण सामान्यीकरण की अनुमति देता है, ये करेक्ट है एकदम। ऑप्शन सी है, संभाव्यता नमूने के लिए यादृच्छिक चयन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, संभाव्य नमूनाकरण समान प्रतिनिधि सुनिश्चित करता है, ऑप्शन डी भी समान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें पूछा था नॉन ट्रू, गलत कौन सा है, सत्य नहीं है इसमें से, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी इसमें, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या संभाव्य प्रतिचयन का एक उदाहरण है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक उदाहरण है। सुविधा नमूनाकरण या नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए आता है। स्नोबॉल नमूनाकरण यह भी नॉन प्रोबेबिलिटी का आता है, जबकि उद्देश्यपूर्ण भी नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है, जबकि प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत सिंपल रैंडम सैंपलिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा नमूनाकरण का मुख्य नुकसान क्या है, नुकसान पूछ रहा है। सुविधा नमूनाकरण का मुख्य नुकसान क्या है, तो यह अधिक समय लेता है, नहीं ये कम समय लेता है। इसके पक्षपातपूर्ण पक्षी परिणाम हो सकते हैं, हाँ एकदम ये करेक्ट है। इसका एक नुकसान है कि यह पक्षपातपूर्ण हो सकता है, बायस हो सकता है कोई भी व्यक्ति, तो इसकी वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूना क्या है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल क्या है। इसका ऑप्शन ए है, सुविधा के आधार पर नमूना चुनना। ऑप्शन में ये नमूने का अलग अलग उपसमूह में विभाजित होना, इसका आंसर होगा करेक्ट बी। मैंने आपको पहले भी समझाया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल शोधकर्ता द्वारा कुछ जनसंख्या कुछ समूह में विभाजित करता है, फिर प्रत्येक समूह से कुछ नमूने का आकार तय करता है इसमें, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।